दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़। आज का हमारा विषय है ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या। ये विषय है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इसकी पार्श्वभूमि क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या है। ये बातें अगर समझ में नहीं आएंगी तो आज जो करंट में पूरे देश में जो परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं और जो चल रहा है वो बात समझ में आने वाली नहीं है। तो मैं बता दूं कि 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ मान्यवर कांशीराम साहब की माध्यम से। कांशीराम साहब ने इसकी स्थापना किया और पूरे देश में बहुजन राजनीति को लेकर के उन्होंने पूरे देश में फील्ड वर्क करना शुरू कर दिया और फील्ड वर्क करके पूरे देश में उन्होंने बहुजनों को SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, उनको जागृत करने का काम किया। जो बहुजन राजनीति में एक शून्यकाल पैदा हो गया था उसको बाबा साहब के आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने पूरे देश में मीटिंगें लगाना, संघर्ष करना और राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम उन्होंने शुरू किया। और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपने काम को फैलाया और आंदोलन शुरू किया, संघर्ष का कार्यक्रम बनाया और अपने जीवन को बहुजन मूवमेंट में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। जैसे जैसे बहुजन आंदोलन उभारने लगा और देश के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग रीजनल क्षेत्रों में उभार करने लगा आंदोलन, तो जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं इनके अंदर बहुत बड़े लेवल पर हलचल पैदा हो गई कि हमने 1956 को बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जिस आंदोलन को ज़मीन में गाड़ दिया था वो आंदोलन आज फिर से कांशीराम जी के माध्यम से उभर रहा है। इस बात की उन्हें चिंता हो गई और उन्होंने इसका समाधान निकालने के लिए बहुत सारे रास्तों पर और विचार किया। जो कांशीराम साहब आंदोलन चला रहे थे उस आंदोलन में रोड़े लगाने का काम, उनको रोकने का काम, भ्रामक प्रचार करने का काम, उनके खिलाफ बहुत सारा इन्होंने हथकंडे, साम दाम दंड भेद अपनाया। लेकिन मान्यवर साहब जिद्दी आदमी थे, वो इनकी बातों में और इनके झांसे में फंसने वाले नहीं थे। उन्होंने लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया, आंदोलन को बढ़ाते चले गए और उन्होंने नारा दिए बहुजन समाज में चेतना पैदा करने के लिए। पहला नारा उन्होंने दिया कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। दूसरा उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तीसरा उन्होंने नारा दिया वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये तीन प्रमुख नारे जो है आज भी बहुजन समाज में लगाए जाते हैं और गूंजते हैं और वो नारे आज भी प्रासंगिक हैं इस देश के अंदर। तो पहला उन्होंने जो नारा लगाया था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। इस देश के अंदर बहुत सारी ज़मीनें जो पड़ी थीं, सरकारी ज़मीनें, उस पर वो दावेदारी कहते थे कि ये हमारी ज़मीनें हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की ज़मीनें हैं। तो वो नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने नारा लगाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकतंत्र का सिद्धांत है और लोकतंत्र का सिद्धांत ये है कि इस लोकतंत्र संख्या के अनुपात में चलता है। जिस संप्रदाय की, जिस समुदाय की, जिस वर्ग की ज़्यादा संख्या होती है उनको उतना प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो हिस्सेदारी का मामला है, इक्वलिटी का मामला है। और लोकतंत्र में संख्या के अनुपात को पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर संख्या के अनुपात को लोकतंत्र में पूरा ना किया जाए तो वहाँ लोकतंत्र नहीं माना जा सकता है।
एससी की जितनी संख्या है उसके आधार पर, संख्या के आधार पर उसका उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एसटी का जितनी संख्या है उसको उसके आधार पर उतना मिलना चाहिए। ओबीसी का जितनी संख्या है उसके आधार पर उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। शासन और प्रशासन में व्यवस्था के सभी पिलर जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और सूचना के तंत्र हैं, इन सभी तंत्रों पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को बराबर का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तीसरा नारा उन्होंने जो दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा बहुत बड़े लेवल पर गुंजायमान भारत में हुआ और बहुजनों में बहुत तेज़ी के साथ राजनीतिक चेतना पैदा हुई और बहुत बड़ी मीटिंगें, बहुत बड़ी रैलियां और बड़े बड़े सेमिनार होने लगे कि बहुजनों को ये बात दिमाग में क्लिक हो गई कि बात तो सही है, जब वोट हमारा है तो राज भी हमारा ही होना चाहिए। इस बात को लोगों ने समझा और काशीराम साहब को बहुत बड़े लेवल पर पूरे देश में जन समर्थन हासिल हुआ। इस बात से लेकर के देश में जो बड़ी पार्टियां, प्रमुखतः कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, इनके जो नेता हैं वो घबरा गए कि काशीराम जी को रोक पाना मुश्किल है, तो इसका क्या करना चाहिए। उस समय ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रहती थी और काशीराम साहब ने पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरा दिया और इस लेवल पर लोग पार्टी के साथ जुड़ गए कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट तक बनाई। तो जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट बन गई तो कांग्रेस के नेताओं को ये बात तय हो गया कि अगर आज प्रदेश में इनकी सरकार बनी है तो कर दिल्ली इनसे दूर नहीं है और देश की अगर राजधानी दिल्ली और दिल्ली की गद्दी पर अगर इन्होंने कब्जा कर लिया काशीराम जी ने, तो इस देश के अंदर जो अधिकार वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को अधिकार देने में ये समय नहीं लगाएंगे और इनको ये ताकतवर बना देंगे। इस बात को ध्यान में रख कर के इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर ईवीएम मशीन लाने का काम किया। इंदिरा गांधी ने जब ईवीएम मशीन भारत में लेकर आए चुनाव कराने के लिए, तो सबसे पहले केरल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन्होंने ईवीएम मशीन से चुनाव करवाए और फिर धीरे धीरे पूरे देश में इन्होंने ईवीएम मशीन से चुनाव प्रणाली को लागू कर दिया। और जो बैलेट पेपर की जो व्यवस्था थी, वो बैलेट पेपर की व्यवस्था को इन्होंने ख़त्म कर दिया और ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र को हैक कर लिया इन्होंने। 2004 और 2009 के चुनाव में जब ईवीएम का इस्तेमाल हुआ कांग्रेस के माध्यम से, तो बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर मुद्दा उठाया कि ईवीएम में हैकिंग हुई है। ईवीएम में घोटाला करके इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने 2004 में और 2009 में सरकार बनाई है। बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने विरोध किया था। सुब्रमण्यम स्वामी तो ईवीएम का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे उस समय पर। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में 2009 के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से इन्होंने समझौता किया कि हल्ला मत करो, कुछ समय तक तुम राज करो और कुछ समय तक हम राज करते हैं। 10 साल हमने किया है, 10 साल तुम करो। ये सोनिया गांधी जी ने आरएसएस के लोगों के साथ समझौता किया और 2014 में बीजेपी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। जिन नारों को बहुजन नायक काशीराम साहब ने दिया था, उन पर इन्होंने बहुत ज़ोर से और पूरी ताकत के साथ प्रयास किया उसकी काट निकालने के लिए, और उन्होंने निकाला। जैसे ही काशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, कांग्रेस ने निजीकरण लेकर आई। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे और इन लोगों ने रिजर्वेशन को शून्य करने के लिए
और इस देश की जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसको कब्जे में करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लेकर के आए भारत में, निजीकरण। ये काशीराम साहब के पहले मुद्दे की काट थी। दूसरा, उन्होंने नारा लगाया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी। तो इन लोगों ने निजीकरण लेकर आए। निजीकरण के माध्यम से जो संविधान में रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने के लिए निजीकरण का इन्होंने उपयोग किया और लेकर आए कि बहुजनों का प्रतिनिधित्व भी ख़त्म करो और सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं इस देश की उस पर भी कब्जा करो। तीसरा, उन्होंने जो नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इसको कब्जा करने के लिए, इस मुद्दे को काउंटर करने के लिए इन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर के आया और इस देश की डेमोक्रेसी को हैक कर लिया दोनों पार्टियों ने। और दोनों आज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस देश में कारोबार चला रही हैं। निजीकरण की पॉलिसी को कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का काम किया, उसी पॉलिसी को बीजेपी ने भी पूरे देश में निजीकरण को बहुत तेज़ी के साथ, कांग्रेस से भी ज़्यादा तेज़ बीजेपी ने निजीकरण का प्रोग्राम पूरे देश में चलाने का काम किया। आरक्षण को ख़त्म करने के लिए, SC ST OBC के रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस दबे पांव बोलती थी। बीजेपी खुलकर के विरोध करती है कि SC ST OBC के लोगों का आरक्षण भारतीय संविधान से रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इनको ये मनुवादी पार्टियां ये नहीं चाहती हैं कि इस देश के अंदर बहुजनों का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में हो। तो जो कांग्रेस ने पॉलिसी लेकर के आई, उस पॉलिसी को बीजेपी बड़ी खूबी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तीसरा, काशीराम साहब ने जो नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, उस नारे को काउंटर करने के लिए ईवीएम मशीन कांग्रेस लेकर के आई और उसका प्रयोग कांग्रेस ने किया। अब उसी मशीन का कांग्रेस जो है, अब उसी मशीन का प्रयोग बीजेपी कर रही है और उसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतने का, सेंटर में जीतने का, कहीं कम हैकिंग करने का, वोटों की चोरी करने का, कहीं थोड़ा थोड़ा करने का, मार्जिन के हिसाब से जितनी जहां ज़रूरत है उसके हिसाब से वो सारा का सारा खेल कर रहे हैं। अभी कल परसों का बयान है, 26 नवंबर का बयान है, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बयान दिया कि हमको ईवीएम नहीं चाहिए, ईवीएम में हैकिंग किया जाता है। उन्होंने ऐसा बयान किया और एक तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम उन्होंने 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर किया था। उसमें उन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तरीके से ईवीएम के विरोध में भी एक यात्रा निकालेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के चारों पिलरों पर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और सूचना का जो तंत्र है, इन चारों पिलरों को ईवीएम के माध्यम से हैक कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है इन चारों पिलरों को, और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इतना कुछ होने के बाद भी अगर इस देश के अंदर अलग अलग जो पार्टियां, जो रूलिंग पार्टी रही हैं, क्षेत्रीय पार्टी जो अलग अलग राज्यों में सत्ता में रही हैं, अगर वो लोग भी जो नेता हैं, SC के नेता हैं, OBC के जो नेता हैं, अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री थे और हैं, अगर उन लोगों ने ईवीएम के विरोध में अगर मोर्चा नहीं खोला तो सब कुछ अपनी आंखों के सामने लूटता हुआ देखेंगे, और वो देख भी रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरानी करने वाली एक बात है कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम के विरोध में आवाज़ उठाया, खड़गे साहब ने बोला, लेकिन आपको एक बात गौर करनी चाहिए कि वो गौर करने वाली बात यह है कि आज तक सोनिया गांधी जी ने और राहुल जी ने ईवीएम के विरोध में एक भी बयान नहीं दिया पूरे देश में। ये बहुत हैरानी करने वाली बात है। और कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है इस देश के अंदर, जो विपक्ष में आज अच्छी खासी संख्या बल उनके पास है, और जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ इंडिया अलायंस में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन में हैं। लेकिन जो राहुल गांधी लीड कर रहे हैं कांग्रेस को, वो ईवीएम के विरोध में एक शब्द भी बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको मालूम है कि ये जो देश के अंदर जो ईवीएम आई है वो मेरी दादी लेकर आई है, राहुल गांधी को मालूम है।
तो वो अपनी दादी की जो लाई हुई विरासत है उसको बचाने में लगे हैं कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में, और उनकी पार्टी के नेताओं के साथ वो बयान दिलवाने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, जयराम रमेश जी ने बयान दिया, अभी खड़गे साहब ने भी उस दिन बोला। हालांकि खड़गे साहब बेबाक हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, बहुजनों की हित की बात वो करते हैं। इसके पूर्व संसद में भी उन्होंने बाबा साहब पर जब बीजेपी के लोगों ने टिप्पणी किया था तब भी उन्होंने अपनी बात कहा था, और सीधे सीधे कहा था कि बाबा साहब पर अगर उंगली उठाओगे तो फिर हम तुमको पूरी तरीके से नंगा कर देंगे। और उन्होंने कहा भी था कि तुम लोग विदेश से आए हुए हो। ये खड़गे साहब का पार्लियामेंट का बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो राहुल गांधी जी, अगर खड़गे साहब ने ये बयान दिया है और ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत में ईवीएम के विरोध में आंदोलन किया जाएगा रोडों पर और यात्रा निकाली जाएगी, तो देर मत करिए, वरना इस देश की जो जनता है अब जागरूक हो चुकी है, वो आपको माफ़ नहीं करेगी। ये आपकी दादी का लाया हुआ रायता जो फैलाया गया है ना, इस रायता को समेटिए आप राहुल गांधी जी, और ईवीएम को ख़त्म करने के लिए आप आंदोलन चलाइए, क्योंकि बीजेपी के लोग इतनी आसानी से ईवीएम मशीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो अलाउद्दीन का चिराग है उनके लिए, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि मेरी स्थिति ज़मीन में क्या है। जनता से उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, ढीली हो चुकी है, मोह भंग हो चुका है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ये जो माथे पर, लोकतंत्र के माथे पर जो लगा हुआ कलंक है, और आज लोकतंत्र की अगर हत्या हो रही है, तो इसके लिए आज की तारीख में अगर कोई जिम्मेदार है, लार्जेस्ट पार्टी और भारत की जो राजनीति में जो विपक्ष पर बैठी हुई पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो उसके लिए उसको लीडिंग करने वाले जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी हैं। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी, ये आपकी सहमति से हो रहा है और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, क्योंकि आपके कार्य में और आपके व्यवहार में लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी बात दिखाई नहीं दे रही है। आप खाली संविधान की कॉपी लेकर के और जनता के बीच में कहेंगे हम संविधान बचाने का काम कर रहे हैं, संविधान बचाने का काम कर रहे हैं, तो आप भी खाली जुमलेबाजी कर रहे हैं क्या? आपकी करनी और कथनी में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। रोडों पर आइए, अलग अलग क्षेत्रीय दल आपके साथ आ जाएंगे, इस देश की जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गांव-गांव पूरे देश के 6 लाख गांव में ये पता चल चुका है कि ईवीएम में चोरी होती है। तो इस चोरी को बंद कराइए, जो डकैती पड़ रही है ना लोकतंत्र में, और इस लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, इस देश के खजाने को लूटा जा रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। अगर इतना कुछ हो रहा है, इसके बाद भी राहुल गांधी जी आपकी कथनी और करनी में अंतर है, तो आप ये बयान देना बंद कर दीजिए कि हम संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये झूठ बोलने का काम बंद करो। ये झूठ बोलने से काम चलेगा नहीं, वरना इस देश के अंदर लोकतंत्र को पूरी तरीके से बंधक बना लिया गया है, और उसके लिए इस देश का जो बहुजन है वो जागृत हो रहा है। और जिस दिन बहुजन खड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी सत्ता और तुम्हारी विरासत को ज़मीन में गाड़ देगा। ये बहुजन समाज है, जल्दी बोलता नहीं है, लेकिन जिस दिन बोलेगा उस दिन तुम्हारे तख्त और ताज को पलट कर रख देगा। दोस्तों, इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूर तक ये वीडियो जाना चाहिए और लोगों को समझ में आना चाहिए कि आज हमारे लोगों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को कैसे ख़त्म किया जा रहा है। मानवर काशीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के डर से इन लोगों ने ये जो आज निकाले अलग अलग फार्मूले, उनको काउंटर करने के लिए उस बात को भी समझने की और समझाने की ज़रूरत है लोगों को। और फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुँचाइए लोगों में और अपने आप को संगठित रखिए, क्योंकि इस देश में चुनाव प्रणाली से अब बहुजनों का कल्याण होने वाला नहीं है। अब एक ही रास्ता आपके पास बचता है, जनता के पास लोकतंत्र में एक ही रास्ता होता है, वो है जन आंदोलन। रोडों पर आइए और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करिए, तो आप इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचा सकते हैं। वरना आने वाली जो हमारी नस्लें और पीढ़ियां हैं वो माफ़ नहीं करेंगी। जब उनको पता चलेगा कि मेरे बाप और बाबा पढ़े लिखे थे लेकिन मूक दर्शक बन करके ये सब देखते रहे, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपको माफ़ नहीं करेंगी। इतिहास के पन्नों में ये सब कुछ दर्ज हो रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए और संगठित करिए।
आंदोलन के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ये करना होगा। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी कमेंट दीजिए। आपको हमको बोलना होगा, संघर्ष करना होगा। बोलने के लिए भी कलेजा चाहिए, जिगरा चाहिए। वो जिगरा और कलेजा वो भारतीय संविधान ने और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको व्यक्त करने का हमें अधिकार है और हमें करना चाहिए। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना।